हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो डेली की तरह शाम 7 बजे हम भी जितने भी जबरदस्त क्वेश्चंस हैं जीके के जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम ले आए हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को भी नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पूरे के पूरे आज 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में और आप सभी लोग भी इन 40 क्वेश्चन के आंसर दीजिए और मैं भी आपको सारे आंसर बताऊंगा और आप देखिए कि आप 40 में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर अब एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं तो ज्यादा समय दूंगा नहीं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और उसके बाद मात्र 10 सेकंड का समय दूंगा, उसी में आप लोगों को आंसर बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है कि वाडा का संबंध किससे है? वैमानिकी से, डोप टेस्टिंग से, बीमा से या फिर स्टॉक एक्सचेंज से? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बताएं इसका। वाडा का संबंध किससे? तो बिल्कुल वाडा का अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये जो है डोप टेस्टिंग से संबंधित है। जब कोई खिलाड़ी कोई भी ड्रग्स वगैरह या कुछ भी लेते हैं, ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, शक्तिवर्धक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए डोप टेस्ट किया जाता है। तो उसी को जो है यहाँ पर वाडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जिसको आप बीओडी कहते हैं, वो किसका प्रदूषण सूचकांक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के लिए। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जिसको आप बीओडी कहते हैं, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में या फिर उपयुक्त सभी में? तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो बीओडी होता है बिल्कुल इसको हम लोग जो है बिल्कुल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। और जलीय वातावरण में कितनी बीओडी है उसकी जो है सूचकांक जो है ये होता है बीओडी, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या फिर हाइड्रोजन का है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों को ताकि उन लोगों को भी यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन मिल सके। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का? तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होगा, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए आ गया है। नाइट्रोजन जो कि 78% है, वहीं पर ऑक्सीजन जो है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड? बताइए कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर बताइए इसका। उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, आंध्र प्रदेश होगा या फिर उत्तराखंड होगा? क्वेश्चन नंबर 4, तो बिल्कुल यहां पर जो आंध्र प्रदेश लिखा है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले उसके राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आर्थिक दोहन के विचार को जो है किसने यहां पर प्रतिपादन किया था, आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था और इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक दोहन इन्होंने कहा था, याद रखिएगा। तो इनकी एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें क्या था, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था इस पुस्तक में और उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। और उन्होंने ये कहा था कि जिस हिसाब से अंग्रेज धन का निष्कासन कर रहे हैं हमारे देश से, वो एक अनिष्टों का अनिष्ट है। ये चीज इन्होंने दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड रीडिंग या फिर मोतीलाल नेहरू? बिल्कुल, चलिए तो यहां पर अगर हम बताएं इसके राइट आंसर के बारे में,
तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले जब स्टार्टिंग में 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन चला था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने जो है आलोचना करनी शुरू कर दिया था असहयोग आंदोलन की। तो याद रखिएगा, विदेशी कपड़ों को जो जलाया जाना था, आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हो तो विदेशी कपड़ों को जलाया गया, असहयोग आंदोलन में भी जलाया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। ऐसे में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने ये बताया कि जो विदेशी कपड़ों को जलाया जाना है वो एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, मुझे लग रहा है आपको आता भी होगा इसको। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आजाद हिंद फौज की जब भी नाम आती है तो 3 लोगों का नाम आपको याद रखना, एक तो सुभाष चंद्र बोस का, एक रास बिहारी बोस का, और तीसरे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा लोग इनको नहीं जानते, वो है मोहन सिंह। ये 3 लोग थे जो कि यहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए एकदम एकजुट हुए थे और इसकी स्थापना जो है सिंगापुर में की गई थी, याद रखिएगा 1943 में, 1943 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बताइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री इसका बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? बताइए, रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या फिर ब्रह्मकुंड? बहुत बढ़िया, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित, बताइए। तो बिल्कुल यहां पर उत्तराखंड का एक चमोली जिला है जहां पर बद्रीनाथ है, उसी के पास में एक हेमकुंड है जो कि एक सिख गुरुद्वारा वहां पर स्थित है, याद रखिएगा। तो सिख गुरुद्वारा कहां है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में, जहां पर आपका बद्रीनाथ पड़ता है उसी के आसपास ये भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? आंसर बताइए इसका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर मोंटेग सिंह अहलूवालिया? बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। चलिए, तो बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है जो इसका बिल्कुल ही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, जो यहां पर बराक ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं अमेरिका के, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी द ऑडेसिटी ऑफ होप, इनकी एक पुस्तक ये काफी ज्यादा फेमस है और एक पुस्तक इनकी और फेमस है, वो है ड्रीम्स ऑफ माई फादर। ठीक है, याद रखना, ड्रीम्स ऑफ माई फादर एक पुस्तक बराक ओबामा जी की ये फेमस है और एक द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये दोनों पुस्तक जो है काफी ज्यादा फेमस है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने, समुद्रगुप्त ने, हर्ष ने या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने? अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सीधा और राइट आंसर जो है नरसिंह वर्मन हो जाएगा। इन्होंने ही जो है यहां पर करवाया था और इसके अंतर्गत 2 स्मारक भी इन्होंने बनवाए थे। ठीक है, एक मंडप था और एक एकाश्म मंदिर था जिनको रथ कहा जाता था, यह भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। और यहां पर महाबलीपुरम के रथों में एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो रथ था वो भीम रथ था और सबसे छोटा जो रथ था वो था द्रौपदी का रथ था, याद रखिएगा। और यहां पर रथ ही होते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर इसी को कहा जाता है, जो कि नरसिंह वर्मन ने कराया था। इसमें लगभग पांडवों जो पांडव थे, द्रौपदी थी, उन्हीं का जो है रथ के बारे में यहां बताया गया। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें रथों में सबसे बड़ा किसका था, तो भीम का रथ था और सबसे छोटा द्रौपदी का रथ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र लुनोज किस राज्य में स्थित है? असम, मुंबई हाई, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात? बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो लुनोज है वो गुजरात राज्य में स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग आंसर बिल्कुल देते रहें, ज्यादा समय है नहीं, आप लोग भी देखें, तुरंत आंसर बताएं, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं। एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, अभी हम लोग कम क्वेश्चंस ला रहे हैं, आगे हम लोग और क्वेश्चंस लाएंगे। एक एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ताकि ज्यादा क्वेश्चन, जितना ज्यादा एमसीक्यू हम देखे रहेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम तुरंत ऑप्शन से उसको कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती? बताइए। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहां पर भीमबेटका जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। और अगर कहा जाए कि ये भीमबेटका कहां पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, उसकी जो भोपाल है राजधानी, उससे बस थोड़ी ही दूरों पर ये जो है स्थित है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 15, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ये वैदिक काल का एक क्वेश्चन है। यानी कि जीविका का अर्जन करने के लिए जो वेद और वेदांग जो पढ़ाता था उसको क्या कहते थे? आचार्य कहते थे, अध्वर्यु कहते थे, उपाध्याय कहते थे या फिर पुरोहित कहते थे? क्वेश्चन नंबर 15। शाबाश। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है उपाध्याय हो जाएगा। वेद वेदांग पढ़ाकर जो अपना खर्चा निकालते थे उनको हम उपाध्याय कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? बताइए। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल अगर हम यहां पर बात करते हैं 16 का आंसर सी, यानी मत्स्य पुराण है। और एक पुराण का नाम आप लोगों को और याद रखना है, वो है वायु पुराण। तो मत्स्य पुराण से भी मिलता है और वायु पुराण से भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो है आपके मत्स्य पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कुषाण वंश का, ठीक है, कुषाण वंश का जो शासन था, आप सभी लोगों को हम बता दें, इसमें जब कनिष्क का जब शासन आया तो जो भारत की जो सीमाएं थी, इनका जो साम्राज्य था वो भारत के बाहर अफगानिस्तान और सिंध तक ये फैले थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इंडिका का मूल लेखक कौन था? नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या फिर डायोडोरस? अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है आप लोगों को ये पता होगा। चलिए, जबरदस्त। तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बुक है, और मौर्य काल के शासन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, और इन्हीं के जीवन पर आधारित जो है यहाँ पर इंडिका है, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज को 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने जो भेजा था, उनके दरबार में। ये भी याद रखिएगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक या फिर योगाचार? बताइए। नागार्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय के थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बिल्कुल 19 का सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन जो है वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? बहुत बढ़िया। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र जो है वो उद्योग से संबंधित है, और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा से संबंधित है। तो जो आपका सेवा क्षेत्र होता है वो सकल घरेलू उत्पाद, या जिनको आप जीडीपी बोलते हो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, किसने तैयार किया था? अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरे। अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, सब कुछ जबरदस्त है, ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर किया करें। लाइक आप नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी सी जो है अच्छा नहीं लगता है यार। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं, और वो क्वेश्चंस करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आर्थिक योजना के संगठन। याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, ये आर्थिक योजना के संगठन का एक रास्ता तैयार करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं।
12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये तो फिलहाल बहुत पुराना है, लेकिन ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। चलिए, और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे 14वें वित्त आयोग कौन थे, ये भी बता दीजिए आप। 15वां भी बताना हो तो 15वां भी बता दीजिए। एनके सिंह आपके वित्त आयोग हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के। चलिए, तो आप लोग 14वां बताइए कौन है। 15वां मैंने एनके सिंह बता दिया, 14वां वित्त आयोग बताइए कौन है, और 22 का आंसर दीजिए। चलिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, इसके राइट आंसर के बारे में, तो बिल्कुल आपको हम बता दें, जो वित्त आयोग है, अगर आर्टिकल पूछा जाए संविधान के किस आर्टिकल में है, तो बिल्कुल आर्टिकल नंबर 280 आपको याद रखना है वित्त आयोग के बारे में। और साथ ही साथ आपको याद रखना हो कि बिल्कुल 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जो थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो सी रंगराजन 12वें थे, और 14वां जो मैंने अभी भी आपसे पूछा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी, और 15वां वित्त आयोग जो इस समय चल रहा है उसके हैं बिल्कुल एनके सिंह। ठीक है, चलिए, तो 14वें के वाई वी रेड्डी हो जाएंगे, 15वें के एनके सिंह हो जाएंगे, और 12वें के सी रंगराजन हो जाएंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। नाबार्ड, इसको अंग्रेजी में NABARD लिखते हैं, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है बिल्कुल वो मुंबई में है, याद रखिएगा। तो स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, और मुख्यालय इसका मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, और साइंस का ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है, उम्मीद है आप इसको कर भी ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो चांदी जिन्होंने बताया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बताया, चांदी में विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, या फिर हरा प्रकाश? और इसको ऐसे लिख लेना, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के लिए। 25, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील पदार्थ प्रकाश कौन सा है? बैगनी है, लाल है, नीला है, या फिर हरा है? तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो लाल प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण में आपको पता होगा क्लोरोफिल जो है योगदान देता है। क्लोरोफिल में पूछा जाता है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है, जिसको आप ठोस बर्फ भी बोलते हैं? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, अशुद्ध जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बताइए रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? तो बिल्कुल आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम सूखी बर्फ या ठोस बर्फ भी हम कहते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे? पिच ब्लेडे से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से, या फिर अर्जेंटाइट से? क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ सभी बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अगर एल्युमिनियम को हम बात करें तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का ही अयस्क है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में का सही अवरोही क्रम बताइए, यानी घटते हुए क्रम आपको बताना है कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है, उसके बाद कहां है, और उसके बाद कहां है। क्वेश्चन नंबर 28, जबरदस्त, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा हम आपको समय भी देंगे इस क्वेश्चन में। बताइए, बहुत बढ़िया, अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी कि घटते हुए क्रम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, चलिए तो आप लोगों का हो गया होगा, बिल्कुल आप लोगों का हो गया होगा यहाँ पर।
तो अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है बिहार की 70 पॉइंट के समथिंग आती है, उत्तर प्रदेश की 67 के पॉइंट समथिंग आती है, ऐसे ही राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश आगे ऐसे चलेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। आर्थिक निर्गम या फिर इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक निर्गम या फिर इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? 29 का आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी अभी मैंने एक बहुत ही अच्छा, अभी हमने एक स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में, आपने देखा होगा। और मैंने दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक का नाम भी लिखा था। अभी 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 हमने एक नाम भी लिखा था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने जो लिखा था, जिसमें उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा, ड्रेन माने निष्कासन ही होता है। तो आर्थिक निर्गम कहें या हम धन निष्कासन कहें, दोनों सेम है। तो धन निष्कासन का सिद्धांत या आर्थिक निर्गम का सिद्धांत, ये दोनों जो है दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में जो है इसका जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 30, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक क्या थी? एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। पहली पुस्तक आपको बतानी है इनकी कौन सी थी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30, तो बिल्कुल माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की पहली पुस्तक थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा क्या है? दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा क्या है? चलिए बिल्कुल, तो यहां पर आंसर जो है सिनला दर्रा हो जाएगा। सिनला दर्रा जो है बिल्कुल उत्तराखंड में स्थित है। दरमा और उत्तराखंड की एक ब्यास घाटी है, उसको जोड़ने का एक काम करता है। तो अगर सिनला दर्रा की बात किया जाए कहां पर है, तो उत्तराखंड में जो ये दर्रा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? देखो, एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, भारत से सटे हुए जितने भी देश हैं वो देश किन किन राज्यों को टच करते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा और राइट आंसर ए हो जाएगा। म्यांमार की सीमा से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? भारत, रूस, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा जो है बॉक्साइट स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? बताइए। समुद्र तल से ऊंचाई आपने देखा होगा अपने ज्योग्राफी में कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है उतनी है। तो किस तटों से जो है औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या फिर विशाखापट्टनम? बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो बिल्कुल इसका सीधा और राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी चेन्नई इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? बहुत बढ़िया। अभी ये फिलहाल 1-2 दिन से प्रैक्टिस सेट में लगातार डेली मिल रहा है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र है। याद रखिएगा, अभी 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वन है। पिछले कई सालों से जो है मध्य प्रदेश में वन का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, स्वीडन, कनाडा, पोलैंड या फिर फिनलैंड, कौन सा इसका सही आंसर होगा? चलिए बिल्कुल, तो आपको स्पीड में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यार समय ज़्यादा है नहीं और ज़्यादा रुकेंगे हम लोग तो फिर ज़्यादा समय लॉस होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो फिनलैंड है, फिनलैंड को जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है बिल्कुल ही करेक्ट आपने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए, पशुचारण जो है किस देश में सबसे ज्यादा होता है? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना या फिर वेनेजुएला? बताइए आंसर। बिल्कुल, तो अर्जेंटीना जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है पशुचारण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 38 पे आइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने या फिर न्यूटन ने?
बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ईंट पर नाचो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया था और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने किया था। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है सभी ने आंसर इसका सही लगाया होगा। चलिए 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी की घोषणा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, एनपीपी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन प्लान की घोषणा कब की गई थी? तो बिल्कुल सन 2000 ईस्वी में। डेट की बात करें तो 11 मई 2000 में इसकी जो है यहां पर घोषणा की गई थी। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, आप लास्ट क्वेश्चन बताएं उससे पहले आप लोग कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको सेशन कैसा लगा। आपको सेशन में अगर कोई कमियां लगी हो तो आप बेझिझक आप कमेंट करिए, उसमें सुधार किया जाएगा। और डेली शाम को 7 बजे आपको जीके की क्लास, और साथ ही साथ आप लोगों को सुबह जो है दोपहर में 1 बजे आपको करंट अफेयर्स की दमदार क्लास मिल रही है। तो आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड करिए। डेफिनेटली आप जब 15 अक्टूबर को पेपर देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल जो है जबरदस्त क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ अगर आपने ग्रुप वगैरह बनाए हैं, आपने स्टडी का ग्रुप, जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, बनाए होंगे, तो वहां भी आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, टहला दीजिए, वहां भी उन बच्चों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।